नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी व्यक्ति विशेष की तारीफ़ की जाती है या उसको माना जाता है वो डिपेंडेंट है या डिपेंडेबल है, तो कहा जाता है कि वो रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ की हड्डी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, तो अपने शरीर की अगर रीढ़ की हड्डी है, अपने लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि शरीर में अगर रीढ़ की हड्डी नहीं हो तो आप सोचो आपका स्ट्रक्चर, शेप, सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से होगा। और यही नहीं, इस हड्डी के अंदर पूरी जो रीढ़ की हड्डी जिसको एक्सियल माना जाता है अपना पार्ट स्पाइन सिस्टम का या और जो पूरे स्केलेटल सिस्टम का, उसके 34-33 जो होती हैं वो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। कुछ गर्दन की होती हैं 7, फिर पीछे मेन चेस्ट के जो पीछे होती हैं वो 12 होती हैं, नीचे 5 और 4 अलग अलग नाम होते हैं। पर वही अपने को फ्लेक्सिबिलिटी देती है, स्ट्रेंथ देती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो अपना नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो कि स्पाइनल कॉर्ड माना जाता है, उसको अपने को बचाती है। जी हाँ, अब इसी में अगर तकलीफ़ हो जाए तो किस लेवल तक जा सकती है, इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र अबूसरिया, जो कि सीनियर कंसल्टेंट फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के। डॉक्टर अबूसरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि जब भी रीढ़ की हड्डी की बात आती है, लोग सोचते हैं बैक एक है, रेस्ट करेंगे ठीक हो जाएगा। पर यही एक साधारण सा बैक एक बड़ी बड़ी बीमारियों का भी प्रेजेंटेशन हो सकता है। एक मस्कुलर पेन जिसको व्यक्ति मानता हो सकता है कि वो बड़ी बीमारी भी निकले। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से दर्द होते हैं जो बैक एक से प्रेजेंट करते हैं बिसाइड्स कि मस्कुलर पेन या स्पाइनल पेन। आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आप डायग्नोज करते हो, पता चला ये तो साधारण मस्कुलोस्केलेटल पेन नहीं होके किसी ऑर्गन का भी पेन है। ऐसा कैसा देखा जाता है? देखिए, बहुत अहम सवाल है कि साधारण कमर दर्द है या किसी बड़ी बीमारी का ये एक साइन और सिम्टम है या सिग्नल है। जब पेशेंट को अगर हाथों में सुन्न झंझनाहट हो, हाथों पैरों में वीकनेस हो, बॉल ब्लैडर की जो हैबिट्स हैं उसमें ऑल्ट्रेशन हो जाए, कंट्रोल ख़त्म हो जाए, पेशेंट का जो दर्द है वो बढ़ता जाए, और कुछ अदर रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिसमें कि जो रीढ़ की हड्डी का दर्द है उसके साथ बुखार है, दर्द आराम से ठीक नहीं होता, रात को बढ़ता है, रात को पसीना आता है, एक्टिविटीज़ उसमें कम होती जाती हैं। कई बार जो रीढ़ की हड्डी का दर्द है उसके कारण से वेट लॉस होता है, अननोन कॉज ऑफ वेट लॉस। ये इस तरह की जो बीमारी साथ में जो सिग्नल्स हैं वो इस बात के द्योतक हैं कि या इसके सिग्नल्स हैं कि रीढ़ की हड्डी में कोई बड़ी बीमारी हो गई है। और साधारणतया इस तरह की बीमारी जैसे 20 साल से छोटी उम्र में या 50 साल से बड़ी उम्र में अगर किसी को अननोन कॉज के कारण से सीवियर बैक पेन है, वीकनेस है, फीवर है, वेट लॉस की हिस्ट्री है, साधारण चोट के कारण से दर्द है, तो ये मानिए कि उसमें कुछ न कुछ बड़ी समस्या हो सकती है। डॉक्टर अबूसरिया, जैसा आपने बताया ये तो स्पाइनल कॉर्ड की खुद की प्रॉब्लम है, पर कई बार ऐसी डिजीज़ होती हैं, दिखाने तो बैक एक जाता है, पता चलता है कि किडनी प्रॉब्लम निकल गई, दिखाने बैक एक गया, पता चला पैनक्रियाज की प्रॉब्लम निकल गई। या फीमेल्स के अंदर स्पेशली देखें, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड नीचे से कनेक्टेड होती है, तो यूट्राइन प्रॉब्लम्स का प्रेजेंटेशन, यूरिनरी ब्लैडर का प्रेजेंटेशन, बहुत सारी बीमारी है। कहने का मतलब ये है कि ये जो साधारण सा बैक एक मान के व्यक्ति रह जाता है, ठीक है, एक आध दिन देख सकता है, रेस्ट कर सकता है, पर अगर बार बार अगर दर्द हो रहा है तो वाकई ये बड़ी डिजीज़ का भी, जैसे आपने बताया कि कई सारी बोनी डिजीज़ हैं, उसका भी प्रेजेंटेशन हो सकता है। अब अगर आज का ज़माना जो है अपन लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स का मानते हैं, और बदलती जीवन शैली की वजह से जो है बहुत सारे चेंजेस व्यक्ति के होते हैं और ये बीमारियां बढ़ती जा रही है। आपका क्या मानना है कि लाइफ स्टाइल की कितनी इंपॉर्टेंस है? लाइफ स्टाइल, जैसे हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है पर्टिकुलरली कोविड के बाद में, जिसमें कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो घरों में ही है ना रेस्ट्रिक्टेड हो चुकी थी। वर्क फ्रॉम होम जो कंसेप्ट आया, जिसके कारण से लोग बेसिकली उसके लिए हम तैयार ही नहीं थे। वेस्टर्न कंट्रीज़ में फिर भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, लेकिन हमारे देश में तो अचानक वर्क फ्रॉम होम का जो कंसेप्ट है वो आया, और उसके कारण से जो लोग थे उनके यहाँ कोई घरों में वर्किंग स्टेशन नहीं था, तो जिसको जैसी भी सुविधाएं अपने घर में उन्होंने डेवलप की, जैसे कि किसी के पास टेबल चेयर भी नहीं थे
तो उन्होंने अपने ड्राइंग रूम की जो टेबल है, डाइनिंग रूम की टेबल है, बच्चों की स्टडी टेबल है, और तो नहीं तो बेड है या नीचे फर्श पे बैठ के ही लोगों ने काम किया, अनसपोर्टेड बैक पे रह गए। हाँ, मतलब एक प्रॉपर वर्किंग स्टेशन नहीं था जिसमें कि न तो एर्गोनॉमिकली फिट फर्नीचर था उनके पास, न इल्यूमिनेशन लाइट का कोई सिस्टम था, और वर्किंग आवर्स भी कोई लिमिटेड नहीं थे। सब लोगों को ये था कि घर पर बैठकर क्या करेंगे, जितना ज़्यादा उसके उतना काम करो। तो उसके कारण से लोग आवर्स टुगेदर काम करते रहे और उसमें अपने पोस्चर का लोगों ने ध्यान नहीं रखा। दूसरा रख भी नहीं सकते थे क्योंकि उस तरह से लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। तो जैसे आप नीचे बैठकर काम कर रहे हैं तो सिर झुका कर काम करेंगे जिसको, और हंस्ड बैक में काम करेंगे, तो उसके कारण से जो गर्दन की बैक की समस्याएं हो गई। उसके कारण से सेकेंडरीली शोल्डर नर्व्स की प्रॉब्लम्स, हाथों की प्रॉब्लम्स, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर्स, जो शोल्डर के दूसरे जो डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि टेंडिनाइटिस पर्टिकुलरली थी, नर्व्स की थी, हाथों में सुन झंझनाहट जैसे रहता, कार्पल टनल सिंड्रोम एक बहुत कॉमन चीज़ थी। उस तरह की जो समस्या है वो बढ़ गई बेसिकली केवल सिटिंग की वजह से। तो जैसा कि आपने पूछा लाइफस्टाइल से, ये एक हमने सबने देखा है ये लाइफस्टाइल चेंज। अभी भी हमारे जो भी लाइफ का सेगमेंट है, कोई भी चेंज लाइफ स्टाइल से अछूता नहीं है। बच्चों की लाइफ स्टाइल चेंज होगी, बच्चे बजाय वर्क करने के, बुक्स के पढ़ने के, सब गैजेट्स पे आ गए, मोबाइल फ़ोन्स, आईपैड्स और जो दूसरे कॉर्डलेस गैजेट्स हैं, लैपटॉप वगैरह। क्लासेज भी उससे ऑनलाइन क्लासेज भी चलने लगी और बच्चे फिर दूसरी तरफ डाइवर्ट भी हो गए। जो फिजिकल एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी बच्चों की, उसमें वो घरों में रेस्ट्रिक्टेड होगी और मोबाइल गेम्स पे बच्चे आ गए। दूसरा क्या, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आज है और इतना सारा वर्क, हम सारा कुछ भी ऐसा काम नहीं है कि अगर आपको खाना भी मंगवाना है तो आप है ना ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, आपको बैंकिंग करनी है तो बैंक जाने की जरूरत नहीं। फिजिकल एक्टिविटी आपके फिजिकल एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्ट होगी और उससे न केवल बच्चे, न केवल युवा वर्ग, बल्कि जो एडल्ट्स हैं, ओल्ड पर्सनस हैं, उनके भी हाथ में, सबके हाथ में आजकल कॉर्डलेस गैजेट्स हैं और उसी से उनका काम चलता है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम है लाइव है और आपके स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रखे हैं 0141-270-4999 एंड 270-4098, इस पे आपसे रीढ़ की हड्डी के दर्द की कोई भी समस्या हो, बैकएक से कोई भी समस्या हो, तो आप डॉक्टर सुरेंद्र अबूसरिया हमारे बीच मौजूद हैं, आप उनसे बिल्कुल प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे बात आई थी लाइफ स्टाइल को लेके, मैं सिंपल बात करता हूँ जी। सिटिंग, एक व्यक्ति सोफ़ा, आजकल बड़े कुशन चीज़ें रहने लगी हैं। पहले के ज़माने के अंदर की अगर चेयर देखे तो एक बिल्कुल स्टडी चेयर होती थी या मुड्डा यूज़ किया जाता था। आजकल सारा कुशन्ड है। लोग कहते हैं कि साहब मैं सोफ़े पे बैठता हूँ तो मेरे दर्द हो जाता है, लोग कहते हैं कि मैं एक्स बेड पे अगर सोता हूँ तो मेरे को दर्द हो जाता है। तो ये जो सिटिंग पोस्चर्स है या जिस पे अपन बैठते हैं, उसका कितना इम्पॉर्टेंट रोल है बैकएक में? कॉमन जो बैक पेन्स हैं, बेसिकली ये सबसे कॉमन कॉज है जो आपने मेंशन किया है कि लोग बैठे हैं, हाथ में मोबाइल है या लैपटॉप है, उस पर काम कर रहे हैं और अपने पोस्चर का कतई ध्यान नहीं रहे, आगे झुककर करते हैं। अगर हम आपको बताएं कि हमारी जो सिर है उसका 4.5 से 7.5 किलो 4.5 to 5.5 kg यानी 10 to 12 पाउंड्स वेट होता है। अगर हम उसको 5 डिग्री तक झुका कर रखेंगे तो उसमें 5 kg के इक्विवेलेंट फोर्स लगेगा। लेकिन इसको अगर हम 15 kg पे रखें तो वो करीब 30 kg के लगभग फोर्स लग जाता है और 30 kg में 49 और 49 में 60 और 60 पे भी 60। तो कहने का मतलब कि इस तरह से जैसे जैसे हम सिर झुका के काम करते हैं उतना ही वेट फोर्स हमारे नेक पे लगता है और वो डिफॉर्मिटी क्रिएट करता है, टेम्परेरी डिफॉर्मिटी, जिसके कारण से हमारी मसल्स में पुल होता है, हमारे जो नेक के जॉइंट्स, स्मॉल जॉइंट्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है और मसल्स में टायर्डनेस हो जाती है, हेडेक, हाथों में झंझनाहट, इरिटेशन, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं टेम्परेरीली। और अगर लंबे टाइम तक हम करते हैं तो दूसरे तरह की जो डिफॉर्मिटीज़ हैं और जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं नेक के, शोल्डर के और हाथों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो और बढ़ जाती। वेट का और डाइट का, क्योंकि एक बड़ा, जैसे लोगों के घुटने में दर्द होता है या बैकएक होता है, लोग कहते हैं नहीं तुम्हारी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, तुम कैल्शियम खाओ। एक आम सलाह तो अपने यहाँ हर एक व्यक्ति देता ही है
कि कैल्शियम खाओ। दूसरी चीज़, एक तो डाइट हो गई, दूसरा वेट, दोनों की कितनी इम्पोर्टेंस है इस बैकएक के अंदर? जो ओबेस पर्सन्स हैं उसमें बैक जो वेट है वो उसका कॉज नहीं है, लेकिन उसका रिस्क फैक्टर है। जो ओबेस पर्सन्स हैं जिसमें जो बॉडी मास इंडेक्स है 25 से ज़्यादा है, तो वो लोग ज़्यादा प्रोन है बैक पेन के। और एक आश्चर्य की बात है, अगर जो बहुत लीन एंड थिन है उन लोगों के भी बैक पेन ज़्यादा होता है, बिकॉज उनके जो मसल्स हैं वो जो हमारी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर पाते, वीक होते हैं इसलिए। तो ओबेसिटी और बहुत कम जो वीकनेस है, ये दोनों ही अपने आप में रिस्क फैक्टर हैं जहाँ तक कमर का सवाल है। जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि घुटनों में दर्द जिनकी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनमें अगर ओबेसिटी ज़्यादा है तो उनमें जो एग्रेवेशन है वो बहुत फास्ट होता है। ओबेस पर्सन्स में ज़्यादा तेज़ी से घुटने ख़राब होते हैं। फीमेल्स के अंदर भी ख़ास तौर पे अगर अपन बात करें प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी, बैकएक की समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन रहती है। तो मैं चाहूँगा कि सलाह के रूप में भी कि फीमेल्स को अपनी बैक का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पोस्ट डिलीवरी कितना ध्यान रखना चाहिए? जो प्रेगनेंसी है फीमेल में, वो एक फिजियोलॉजिकल और टेम्परेरी कॉज है बैक पेन का। जैसे जैसे बच्चा जो गर्भाशय में बड़ा होता है, वैसे उसके साथ ही जो बॉडी का अलाइनमेंट है, अपन कहें स्ट्रक्चर है, जो वो चेंज होता जाता है। डॉक्टर अबू सरिया, अपनी चर्चा जारी रहेगी। एक फ़ोन कॉल है। हेलो हेलो। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं आप? बोल रहा हूँ मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से, भिंडवाना तहसील है। हाँ महबूब जी बोलिए। वो थोड़ा कमर में दर्द है मेरे। अबू सरिया जी, महबूब जी नागौर से बोल रहे हैं। और महबूब जी, आपकी उम्र कितनी है और कमर दर्द कब से है और कब ज़्यादा रहता है आपको? रात में ज़्यादा रहता है। रात में ज़्यादा, और कितने टाइम से चल रहा है ये पहले हुआ था मेरे 20 साल पहले हुआ था कमर में। तो मैंने MRI वगैरह करवाया, तो उधर भिंडवाना में मैंने उसका करवाया इलाज, तो हो गया सही। अभी फिर से दर्द शुरू हो रहा है। रात को खिंचाव बहुत होता है, रात को दर्द बहुत होता है एक साइड पैर में, बाएं पैर में। अबू सरिया जी, जैसे अभी इन्होंने बात करी महबूब जी ने कि इनके बैकएक रहता है और लेटने के अंदर बैकएक ज़्यादा रहता है, मैं चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति ज़्यादा रेस्ट करता है, एक तो आदमी ओवर एक्सर्ट करता है और एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा लेटता है, क्या ये भी बैकएक की प्रॉब्लम हो सकती है क्या? ऑफ कोर्स, ये बिल्कुल सही सवाल है कि अगर एक्सेसिव रेस्ट करेंगे तो बॉडी का जो डिजेनरेशन है वो फास्ट हो जाता है। जो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ डेली करते हैं उसके कारण से हमारे जो बॉडी की जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, हमारे हार्ट, लंग्स, हमारा डाइजेशन, ये सब जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क करते हैं। अगर हम रेस्ट करते हैं तो बॉडी का डिसयूज एट्रोफी हो जाती है मसल्स की। मसल जैसे कि अगर बतौर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँ कि किसी का फ्रैक्चर हो गया हाथ में और उसके ऊपर अपन प्लास्टर लगवाते हैं, महीने भर बाद में जब प्लास्टर खुलता है तो वो वाला हाथ उससे पतला हो जाता है। तो वो कारण होता है, उसको हम काम में नहीं लेते, डिसयूज एट्रोफी बोलते हैं जिसको, है ना। तो अगर एक्सेसिव यूज करता है, एक्सेसिव रेस्ट में अगर पेशेंट हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल नेग्लिजिबल हैं, तो जो मसल्स हैं वो इतने वीक हो जाएंगे कि आपको सिटिंग में, स्टैंडिंग में और वॉकिंग में वो आपकी कमर को सपोर्ट नहीं करेंगी। अब बात आती है वेट उठाने की, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि पेशेंट्स आते हैं या आप तो रेगुलर पेशेंट देखते हैं, वो कहते हैं साहब ख़ास तौर पे से कुछ सफाइयाँ होती हैं घर के अंदर, साहब मैंने ये चीज़ उठा ली थी, हिला ली थी, तो मेरे बैकएक हो गया। तो अब घर में कोई व्यक्ति, मैं एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहता हूँ कि घर में व्यक्ति अकेला है और कोई भी सामान है उसको हटाना भी है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि अपन उसको पुश करके हटाएं या पुल करके हटाएं, किस में ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है? देखिए, जहाँ तक पुश करने और पुल करने के ज़्यादा तकलीफ पुल करने में होती है ना। और ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पेशेंट्स को, जब मेरे पेशेंट पूछता है मुझसे कि मैं क्या चीज़ उठा सकूँगा, मैं सामान उठा सकता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ आपको कुछ भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते जो आपकी लिफ्टिंग टेक्निक्स हैं वो सही होनी चाहिए। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से आप लिफ्टिंग टेक्निक्स
केयर ऑफ बैक होती है इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जिसमें हमें लेट कर बैठना, बैठ कर लेटना उसका तरीका, करवट बदलना उसका तरीका, जो हम सामान उठाते हैं उसका तरीका, आगे से झुक कर उठाना होता है उसका तरीका, साइड से जैसे बकेट्स, बैग, सूटकेस उठाना है। अभी जैसे लेडीज़ की बात कर रहे थे कि लेडीज़ को जैसे अपने हाउस मेकिंग में है, जैसे बेड शीट ठीक करनी है, कोई सामान बेड पे रखा है, मैगजीन रखी है उसको उठाना है। यंग एज में अगर बच्चा है छोटा तो उसको गोदी में कैसे लेना है, ऊपर सेल्फ पे अगर कोई सामान रखा है तो उसको कैसे उतारना है। ये सब की एक प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं। अगर आप उससे उन टेक्निक्स को लर्न कर लें और उनका ध्यान रखेंगे तो मेरा मानना है कि आपको मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स है ना, या मतलब लगभग आपको कभी कमर दर्द नहीं होगा। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि ये कॉमन देखा गया, अपन कार ड्राइव कर रहे हैं, कुछ पीछे सीट पे सामान रखा हुआ है, व्यक्ति घूमता है और पीछे उठाता है और बैके को जाता है उसके। तो ये बिल्कुल सही है कि जब भी कोई एक्टिविटी हो तो मसल को सपोर्ट और स्ट्रेंथनिंग और पोजीशन ऑफ बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप डॉक्टर अबूसरिया ने बताया कि कोई भी सामान हो उसको पुल करने में आपका बॉडी का केवल अपर पार्ट काम आ रहा है, पुश कर रहे हो तो आपका पूरा बॉडी का वेट हो रहा है। अब दो तरीके के सवाल हैं। पहला, एक तो नॉर्मल व्यक्ति है, एक व्यक्ति है जिसके बैक एक रहता है या बैक की सर्जरी हो गई है या कोई प्रॉब्लम उसके बनी हुई है डॉक्यूमेंटेड। इंडियन टॉयलेट यूज़ करे या ना करे, एक नॉर्मल व्यक्ति, एक व्यक्ति जिसके बैक की सर्जरी हो चुकी है, एक जिसके बैक प्रॉब्लम बार बार रह रही है। क्योंकि ये बड़ा आता है कि सब टॉयलेट, अब इंडियन टॉयलेट, अपने ज़्यादातर जगह इंडियन टॉयलेट होता है, क्या सजेस्ट करते हैं आप? देखिए, ये पर्सन जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट जो लिटरेचर वो ये कहता है कि जो आपकी बाउल एंड ब्लैडर की जो हैबिट्स है ना, बाउल पर्टिकुलरली जो डिफिकेशन का जो आपका सिस्टम है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप चेंज करते हैं तो आपके बैक पे एक्सेसिव फोर्स उस वक्त एक्यूट कंडीशन में लगता है। मैं मेरे पेशेंट को हमेशा ये कहता हूँ कि आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जिस हैबिट में आपकी बॉडी रही है उसमें उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी नागौर से जब महबूब अली जी बोल रहे थे कि उन्होंने MRI कराई, व्यक्ति के बैक एक होता है, आजकल लोगों को इन्वेस्टिगेशन की बहुत रहती है कि भाई मैं अपने स्पाइन की MRI करा लूँ। MRI बहुत अच्छा टेस्ट है। किस समय, वैसे तो हर समय कोई भी टेस्ट डॉक्टर की सलाह से कराना चाहिए, पर अगर व्यक्ति के ऐसे कौन से अलार्मिंग साइंस हैं कि एक्यूट बैक एक भी घातक हो सकता है? बहुत अहम सवाल है कि हमें अपना इन्वेस्टिगेशन कब ज़रूर करवाना चाहिए। देखिए, जैसे अभी बात की कि आपको बैक पेन हुआ, वो 5 दिन में ठीक नहीं हुआ, उसकी सीवियरिटी बढ़ रही है, उसके साथ साथ में हाथों में सून झंझनाहट हो रही है, पैरों में, हाथों में, अगर नेक में प्रॉब्लम है तो हाथों में और पूरे बॉडी में, और अगर लोअर बैक में है तो पैरों में वीकनेस आ रही है, पेन बढ़ रहा है आपको, आपके बॉल एंड ब्लैडर की हैबिट चेंज हो गई, आपको यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही है, आप चलने में आपको दिक्कत आ रही है, आप जैसे नशा किया हुआ आदमी, ड्रंकन आदमी जैसे चलता है उस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, और रेस्ट के बाद में पेन रिलीव नहीं होता या नाइट एग्रेवेशन है तो ऐसी, और फीवर है, साथ में वेट लॉस जैसे अभी मैंने बताया उसकी हिस्ट्री है ना, ट्रॉमा की हिस्ट्री है, तो ऐसी कंडीशन में इन्वेस्टिगेशंस ज़रूर करवानी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही, पर हर समय डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि अपने आप जो इन्वेस्टिगेशन कराने की जो हैबिट है वो बिल्कुल गलत है। अपने डॉक्टर से आप दिखाएं, कोई भी ऐसी चीज़ लगती है, जैसे डॉक्टर अबूसरिया ने बताया कि पाँव में कोई सुन्नता आ रही हो या इस तरीके की और कोई सिम्टम्स अगर हो रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, और अगर वो सजेस्ट करता है तो MRI ज़रूर कराएं। आपने बहुत अच्छी बात की कि स्वयं से टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। देखिए, जो MRI है बहुत सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन उसमें बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब कि MRI में तो आपको दिखाई दे रहा है लेकिन पेशेंट में वो सिम्टम नहीं है। जैसे बहुत बार ये होता है कि पेशेंट ये प्रॉब्लम लेकर आता है कि मेरे राइट लोअर लिम्ब में टिंगलिंग, नमनेस है, और उसको जब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं MRI में तो कुछ लेवल्स पे लेफ़्ट साइड में लिखती है और वो कहते हैं लेफ्ट में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, और वो MRI में बहुत सिग्निफिकेंट होता है। कुछ स्टडीज ये कहते हैं कि 10% तक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट हो सकते हैं, और एक स्टडी तो ये कहती है कि 20 to 30% तक फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट से MRI में हो सकते हैं। यानी कि हर तीसरी चौथी फाइंडिंग जो कि MRI में तो है लेकिन पेशेंट को नहीं है, तो वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट अगर आ गया और उसमें कुछ सीरियस नेचर की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो उसको रूल आउट करने में और ज़्यादा पेशेंट का नुकसान होता है। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है कि
एमआरआई करवाने में बहुत सारी चीज़ें रूल आउट भी होती हैं। मैं ये नहीं कहता है कि नहीं करानी है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि किसी विशेषज्ञ की राय में ही करवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और जिस तरीके से आज की लाइफस्टाइल में अपन दिन भर घर पे रहते हैं, या फिर ऐसे आपने बताया कि फिज़िकल एक्टिविटी अपनी कम हो गई है, सन का एक्सपोजर कम हो गया है, तो ऑस्टियोपोरोसिस एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से ये प्रेजेंट करता है, और उसको प्रिवेंशन के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस एक जो हमारी बोन्स हैं उनका क्षरण है, वो बोन लॉस है। इसको डायग्नोज एक बीएमडी टेस्ट होता है, उससे करते हैं, और उसमें ग्रेड होती है कि नॉर्मल, जैसे -0.01 तक, उसमें अगर वो है तो वहाँ तक वो नॉर्मल है। -1 से लेकर -2.5 तक अगर है तो वो ऑस्टियोपिनिया बोलते हैं, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की स्टेज में तो नहीं है, लेकिन बोन वीक होगी। और -2.5 से ज़्यादा बीएमडी में है तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। पहले ये माना जाता था कि कैल्शियम खाने से या कैल्शियम लॉस, मतलब कैल्शियम अगर हम खाएंगे, प्रॉपर डाइट में लेंगे कैल्शियम, तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, लेकिन ये धारणा अब नहीं है। और इवन विटामिन डी भी देने से अगर मान लीजिए ऑस्टियोपोरोसिस तो करेक्ट हो जाए, ये भी ज़रूरी नहीं है। पर्टिकुलरली ऑस्टियोपोरोसिस मैं एक यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो इट कैन बी ए कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। लेकिन अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है और अगर प्रॉपर ऑप्टिमम लोडिंग ऑफ बोन्स नहीं है, यानी कि अगर हमने कम फिजिकल एक्टिविटीज़ की हैं, तो वो व्यक्ति ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो सकता है। और लेडीज़ में पर्टिकुलरली मेनोपॉज के बाद में ऑस्टियोपोरोसिस के इंसिडेंसेस नेक्स्ट 2 ईयर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर प्रॉपरली अगर आप जो प्रॉपर लोडिंग ऑफ बोन्स है और है, जिसमें कि प्रॉपर लोडिंग का मतलब कि एक ऑप्टिमल लेवल जिसको हम मेंटेन कर सकते हैं, जिसके कारण से हमें थकान नहीं होती, उतनी फिजिकल एक्टिविटीज़ हम करते रहें। एक्सेस में करेंगे तो बोन इंजरी होने का भी चांस है। तो जो मेन रोल है वो नो डाउट आपका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको कोई बीमारी है जिसके कारण से सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस है, किडनी की बीमारी है या और कोई हार्मोनल चेंजेज हैं, तो उसका आप निदान करवाएं कि इलाज करवाएं। आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर होना चाहिए, बट उसके साथ में प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है कि अपने लोबा वॉक करते, मैं कहता हूँ जो कॉमन ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है वो तो नेक, बैक एंड नी, जी, मतलब 95% तो यहीं पे। अगर इसकी रेगुलर अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या अपने जो भी डॉक्टर है उनसे पूछ के अगर आप एक्सरसाइजेज समझ लेते हैं और अपनी मसल टोनिंग, जैसे डॉक्टर अबूसरिया बार बार कह रहे हैं, जिसकी मसल कमज़ोर है उसी की ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। डॉक्टर अबूसरिया, वैसे तो देखो प्रिवेंशन के अंदर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, और ट्रीटमेंट में भी 90% हर समय कहा जाता है कि रिहैबिलिटेशन का मेजर रोल होता है। अगर टाइमली व्यक्ति एक्सरसाइजेज कर ले या जो प्रिकॉशंस बताते हैं आप कर लें, फिर भी व्यक्ति को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और आजकल सर्जरी बहुत एडवांस सर्जरीज़ होने लगी हैं, हर तरीके के माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज़ होने लगी हैं। पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन का या जो आपका फील्ड है फिजिकल मेडिसिन का, कितना इम्पॉर्टेंट रोल है? पोस्ट ऑपरेटिवली अगर किसी मेडिकल साइंस का हम रोल समझें तो रिहेबिलिटेशन ही उसका इलाज है। लेकिन जो पोस्ट ऑपरेटिव है वो एक स्टेज तक जो सर्जन सर्जरी कर रहा है उसकी देखरेख में ही होना चाहिए रिहेबिलिटेशन। समटाइम्स हम देखते हैं कि पेशेंट उनके जो अपना सर्जन है उसे बियॉन्ड अलग जाके कुछ है ना एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, और हैं कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे करते हैं तो उससे नुकसान होने का डर है। जो सर्जन है सर्जरी करते वक्त उनको मालूम है कि उन्होंने सर्जरी किस तरह से की है और उससे मेरे पेशेंट को किस स्टेज तक ले जाके मुझे कैसे नॉर्मल करना है। रिहेबिलिटेशन जो विशेषज्ञ हैं वो उसमें हेल्प करते हैं। लेकिन अगर दूसरी कंडीशंस है जिसमें सर्जरी नहीं हुई तो उसमें किसी रिहेबिलिटेशन विशेषज्ञ की देखरेख में जो एक्सरसाइजेज हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो हम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके अलावा समटाइम्स लोग जो पर्टिकुलरली कमर में जो कॉर्सेट्स, कॉलर्स और बेल्ट्स और ये बांधे घूमते हैं, इससे भी लंबे टाइम तक अगर उसकी नीड नहीं है तो उससे नुकसान होता है।
तो ये सब जो गैजेट्स हैं काम में ले रहे हैं वो, और एक्सरसाइजेज हैं, है ना, एक्सेसिव एक्सरसाइजेज आप करेंगे तो उससे भी नुकसान होने का डर रहता है। तो ये सब एक ही प्रॉपर गाइडेंस में अगर आप करेंगे, गैजेट्स अगर प्रॉपरली आप अप्लाई करेंगे, समटाइम्स हम देखते हैं कि ज़रूरत ही नहीं है पेशेंट जो बेल्ट्स और स्कॉलर्स और लगाता है, समटाइम्स दूसरे तरह के जो कोर्सेट्स बेल्ट्स की ज़रूरत है। मान लीजिए ऊपर बीच के हिस्से में पेशेंट यहाँ बेल्ट लगा रखा है, कोई यूज़ नहीं है जब तक कि उसका जो बेल्ट है ऊपर तक नहीं हो, जैसे टेलर ब्रेस वगैरह लगाते हैं हम कई बार। तो ये सब चीज़ें प्रॉपर गाइडेंस में होती हैं तो आपको जल्दी रिकवरी में हेल्प करती हैं। डॉक्टर अबू सर, यह एक बड़ा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, वो लगता है कि बैकएक हो गया या हल्की सी कमर में किसी वजह से चोट लग गई है। पहले कॉन्सेप्ट था कि आप जो है हॉट वाटर लगाएं, हॉट वाटर बेल्ट लगाएं या गर्म सेक करें जिसको बोलते हैं, पर लोग आजकल ज़्यादातर आइस पैक लगाने लग गए हैं। तो बैकएक की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जॉइंट की इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बैकएक के अंदर अगर किसी की जैसे कमर खिंच जाती है, जैसे कहते हैं चनक आ गए आज साधारण भाषा में, हॉट फॉर्मेंटेशन या कोल्ड फॉर्मेंटेशन, और इसकी कैसे एक दूसरे से ज़्यादा एडवांटेज है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉट या कोल्ड। समटाइम्स बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसमें कि हॉट या कोल्ड। जो अभी प्रेजेंट कंसेप्ट है उसमें ये है कि एक्यूट स्टेज में कोल्ड कंप्रेशन इज़ गुड, है ना, लेकिन जैसे पेन वगैरह सबसाइड होता है तो उसके बाद में हम हॉट फॉर्मेंटेशन पेशेंट को एडवाइस करते हैं। हॉट फॉर्मेंटेशन हमेशा सूदिंग होता है, अच्छा लगता है, पर्टिकुलरली विंटर्स में। जो कोल्ड है वो विंटर्स में बड़ा हर्ट करता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो ओवरऑल इफेक्ट है वो हॉट फॉर्मेंटेशन का और कोल्ड फॉर्मेंटेशन का सेम है। कैसे सेम है कि ये जो पार्ट जहाँ हम लगा रहे हैं वहाँ सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। सर्कुलेशन हम इम्प्रूव क्यों करना चाहते हैं कि जो हम बॉडी में हम जो खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो उस साइट पे थ्रू ब्लड पहुँचेंगे। अगर कहीं पार्ट में इंजरी होगी, डैमेज हो गया, तो उस पार्ट को न्यूट्रिशन देने के लिए वहाँ का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ाना ज़रूरी है। तो दोनों ही चीज़ आपका सर्कुलेशन बढ़ाती हैं, कोल्ड भी और हॉट भी। सेकेंडली जो पार्ट है जहाँ इंजरी हुई है वहाँ पे जो बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट्स क्रिएट करती है उसको वॉश भी ब्लड ही करता है, तो वो भी सर्कुलेशन बढ़ाता है। इनिशियली जैसे हम 2-3 मिनट के लिए हम जैसे हॉट फॉर्मेंटेशन लगाते हैं तो वो बड़ा पेनफुल होता है और हर्ट करता है, लेकिन 3 मिनट बाद में, 2 से 3 मिनट बाद में उसका जो इरिटेटिंग इफेक्ट है वो कम हो जाता है। एक हंटिंग रिएक्शन होती है उसकी, जो बॉडी एडजस्ट करती है कि हमने कोल्ड लगाया उसके अकॉर्डिंगली। वो हंटिंग रिएक्शन 2.5 से 3 मिनट चलती है। उसमें कभी जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़न होती है, कभी डायलेट होती है, और अल्टीमेटली वो डायलेट होकर और सर्कुलेशन बढ़ाती हैं। तो इनिशियल स्टेज में कोल्ड कंप्रेशन इज़ गुड। जब पेन थोड़ा कम हो जाए तो हॉट फॉर्मेंटेशन पे स्विच ओवर कर लेना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बात। एक अंतिम सवाल पूछूंगा कि जब भी कोई ऑइंटमेंट, मैं चाहूँगा कि किसी की जेल का या किसी ट्रेड नेम का तो नाम नहीं लें, पर आप कहते हो कि हल्के हाथ से लगाना, पर ज़्यादातर व्यक्ति को लगता है अगर मैं उससे ढंग से मालिश कर दूंगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मालिश करने से नुकसान हो सकता है क्या? निश्चित रूप से। अगर उस पार्ट में मान लीजिए इंजरी है, उसमें अगर हमने बहुत फिक्स डीप मसाज कर दिया, मतलब ब्लड वेसल्स की इंजरी हुई है तो ब्लीडिंग वगैरह बढ़ सकता है ना, और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। लेकिन लोग पुरानी हैबिट में अभी भी कि एक पर्टिकुलर एक दवा आती थी कि ये रब करो और काम पे चलो। जबकि अभी जो रिसेंट जो नए जो लोकल एप्लीकेशंस हैं जिसमें नैनो जेल्स भी हैं, उनमें रब करने की ज़रूरत नहीं होती। एक और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, जो लोकल एप्लीकेशन के जो जितने भी हैं, जेल्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, बाम है, उनमें एक काउंटर इरिटेंट का डाला जाता है। हर एक में लगभग होता है, बहुत कम है जिसमें प्योर फॉर्म में डाइक्लोफेनिक सोडियम है, पैरोक्सिकम है या निमेसलाइड है, लेकिन उसमें एक काउंटर इरिटेंट डाला जाता है। वो इसलिए डाला जाता है कि जैसे हम रब करेंगे तो उसमें सर्कुलेशन, वहाँ रेडनेस हो जाती है, वहाँ का सर्कुलेशन बढ़ता है, ध्यान बेसिकली भटक जाएगा, ध्यान भी भटकता है। बहुत अच्छी बात है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ जब सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो दवा हमने लगाई है वो बॉडी में फास्टली एब्जॉर्ब होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर अबू सरिया ने कही कि अपने इलाज स्वयं ना करें, कोई भी प्रॉब्लम रहती है उसको हल्के में ना लें,
अपने डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं और उससे ही सजेस्ट करके आप अपना ट्रीटमेंट या कोई इन्वेस्टिगेशन कराएं। डॉक्टर आबूसरी, आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।